नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। दिन के 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल में नरमी का असर। हवाई ईंधन के दाम में 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी 183 रुपए हुआ सस्ता। देश में विकसित भारत जी राम जी योजना लागू। 100 दिनों की जगह अब साल में 125 दिन की रोजगार गारंटी। सरकार ने कहा आज का दिन ऐतिहासिक। नए सेना प्रमुख के रूप में जनरल धीरज सेठ ने संभाला पदभार। जय से विजय यानी विजिलेंस, इनोवेशन, ज्वाइंटनेस, आत्मनिर्भरता और योद्धा फर्स्ट को बताया सेना का आदर्श वाक्य। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची का आज से 3 दिवसीय भारत दौरा। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगी हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी से होगी द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत। और फीफा वर्ल्ड कप के अंतिम 16 में पहुंचे मैक्सिको, फ्रांस और नॉर्वे। नॉकआउट मैच में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने एम्बाप्पे। गोल्डन बूट की दौड़ में अब मेसी के साथ खड़े। तो आइए इन सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को अब विस्तार से देख लेते हैं। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी का बड़ा असर अब घरेलू विमानन कंपनियों पर भी देखने को मिला है। विमान ईंधन सस्ते हो गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने आज जेट फ्यूल यानी ATF, एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर की बड़ी कटौती की है। अब इस कटौती के बाद देश की राजधानी दिल्ली में विमान ईंधन की कीमत घट करके 110 रुपए प्रति लीटर आ गई है। ये कमी विमानन कंपनियों के साथ साथ हवाई सफर करने वाले आम यात्रियों के लिए भी एक बड़ी सौगात साबित हो सकती है। गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक संकट, ईरान और अमेरिका इजराइल टकराव के चलते हवाई ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद तेल बाजार में दर्ज की गई ये पहली गिरावट है। हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच भीषण संघर्ष के बाद हाल ही में टकराव रोकने का एक समझौता जरूर बना था, लेकिन फिलहाल इस पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। लेकिन भारत में जो राहत का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो इस विपरीत परिस्थितियों में भारत ने किस तरह से प्रबंधन किया और खासतौर पर अपनी ऊर्जा जरूरतों के मद्देनजर, वो दिखाता है कि आप कैसे एक संकट के बीच एक देश को बाहर निकाल करके ले आते हैं। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी बड़ी राहत खबर लेकर के आई। आज 1 जुलाई से 19 किलो वाले जो कमर्शियल LPG सिलेंडर है उनकी कीमतें भी कम हो गई हैं। 183 रुपए से ज़्यादा की कटौती की गई है। कंपनियों के इस फैसले से जो रेस्टोरेंट हैं, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे थे क्योंकि वैश्विक कीमतें और जो सप्लाई कंस्ट्रेंट से उसका असर भारत पर पड़ रहा था। लेकिन अब कीमतों में कमी की गई है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद LPG सप्लाई स्मूथ हो गई है और सरकार नहीं चाहती कि जो बर्डन है इन्फ्लेशन का वो आम आदमी पर पड़े। आज से नई कीमतें लागू हुई। इंडियन ऑयल की बात करें तो 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब घट करके 2,930 रुपए हो गई है, जो पहले 3,113 रुपए 50 पैसे थी। साथ ही पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर सरकार ने जो अस्थायी पाबंदी लगाई थी वो भी आज से हट गई है। इसी महीने के 12 तारीख को जारी आदेश को अब सरकार ने वापस ले लिया है। लिहाजा पेट्रोल और डीजल की बिक्री और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां खुदरा बिक्री केंद्र यानी जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनके जरिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की जो बिक्री पर अस्थायी नियामक रेगुलेशन जो लगाए गए थे अब उसको खत्म कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में पैदा हुए ऊर्जा संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी।
बावजूद इसके सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर बनाए रखा ताकि आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ न पड़े। लेकिन अब आज से सामान्य तरीके से खरीद वितरण हो रहा है, यानी सभी अस्थायी रेगुलेटरी उपाय समाप्त हो चुके हैं और पहले जैसे पेट्रोल पंप पर आप खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही 200 लीटर डीजल की सीमा भी समाप्त हो गई है। तो कई रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। कॉमर्शियली आप ज़्यादा पेट्रोल डीजल नहीं खरीद सकते थे क्योंकि सप्लाई सीमित थी, लेकिन अब चूंकि सप्लाई दुरुस्त हो गई है, अब ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है, आप मन चाहे खरीदारी कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल की। केंद्रीय ग्रामीण और विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। दरअसल आज देश भर में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 यानी VBG-रामजी एक्ट लागू हो गया है। शिवराज सिंह ने कहा कि यह मनरेगा से कहीं बेहतर योजना है। कल मनरेगा का समापन हो गया और मनरेगा से बहुत बेहतर योजना, जिसमें 100 दिन नहीं 125 दिन का रोजगार मांगने पर मजदूर बहनों और भाइयों को दिया जाएगा। विकसित भारत जी-रामजी योजना आज से लागू हो गई। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी-रामजी योजना के लिए रखी है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी, बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी। सरकार का कहना है कि विकसित भारत जी-रामजी योजना आज विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। संवाददाता अनुज यादव की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। 1 जुलाई 2026 से देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित भारत जी-रामजी योजना लागू होने जा रही है। इसके लागू होने के साथ ही मनरेगा कानून 2005 की जगह नया VBG-रामजी एक्ट 2025 प्रभावी होगा। यह योजना ग्रामीण रोजगार को विकास और आजीविका से जोड़ने की दिशा में बड़ा बदलाव है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। मजदूरी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। वर्ष 2026-27 में 95,692 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजटीय आवंटन किया है। सरकार के अनुसार इससे देश की करीब 2,80,000 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया और वो एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का। अब ये केवल केंद्र का हिस्सा है। राज्य इसमें अपना 40% मिलाएंगे तो कुल मिला के हो जाएगा 1,51,682 करोड़ के आसपास। इतनी विशाल धनराशि गांव के विकास के लिए और मजदूर भाई और बहनों को रोजगार देने के लिए उपलब्ध है। हमने राज्यों से ये कहा है कि इस योजना को लागू करने की सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण भारत के लिए गांव के लिए 2,80,000 पंचायतों के पास एक साल में 1,51,682 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हैं। सामान्य राज्यों में योजना की लागत केंद्र और राज्य के बीच 60-40 जबकि पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों में 90-10 के अनुपात में साझा की जाएगी। इस योजना में जल संरक्षण, जल प्रबंधन, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का निर्माण, कृषि एवं आजीविका से जुड़े कार्य, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि विकसित भारत जी-रामजी योजना सिर्फ रोजगार की गारंटी नहीं, बल्कि गांवों में टिकाऊ विकास, बेहतर आजीविका और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के साथ देश की राजधानी दिल्ली अब प्रदूषण मुक्त होने का सपना देख रही है। आज से रेखा गुप्ता की सरकार ने नई दिल्ली में जो नई ईवी पॉलिसी है 2026 की वो लागू कर दी है। ये नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य है प्रदूषण को कम करना, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना। नई ईवी पॉलिसी से आम लोगों को करीब 15,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलने का अनुमान है। विभिन्न श्रेणियों पर देखें तो इलेक्ट्रिक वाहनों के मिलने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है। दुपहिया, चारपहिया, तिपहिया और ट्रक और ग्रामीण परिवहन को भी इस नीति में शामिल किया गया है। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए 30,000 से 50,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक ट्रक्स अगर आप खरीदते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। ग्रामीण सेवा के वाहनों के लिए 20,000 रुपये का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिला, यानी पुराना अगर आप स्क्रैप करते हैं तो आपको 20,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाने का भी इरादा है। सभी इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया व्यावसायिक वाहन और 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार्स को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट मिलेगी। जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स हैं 50% की छूट मिलेगी और 30 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं जिनको कोई भी टैक्स या रजिस्ट्रेशन शुल्क का छूट नहीं मिलेगा। तो आप समझिए कि जैसे जैसे आपकी कीमतें बढ़ती जाएंगी सब्सिडी सरकार की कम होती जाएगी और एक सीमा के बाद खत्म। तो नई ईवी पॉलिसी आ चुकी है। और नई ईवी पॉलिसी से राजधानी दिल्ली को क्या कुछ फ़ायदा होगा ये भी समझते हैं। प्रदूषण में भारी कमी आएगी क्योंकि आप जानते हैं कि प्रदूषण की बड़ी समस्या है। ख़ासतौर पर सर्दियों में प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है और उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा है। ईवी राजधानी बन सकती है दिल्ली और ग्रीन जॉब्स का सृजन होगा, निवेश बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार मिल सकती है। पुराने जो पेट्रोल डीजल हैं उन पर रोक बढ़ेगी और साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मजबूती दी जाए, क्योंकि कार्स लोग इसलिए ज़्यादा नहीं खरीदते हैं क्योंकि लंबे दूरी में उनको इलेक्ट्रिक का ये जो चार्जिंग है उसकी सुविधा नहीं मिलती है। तो वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी मजबूत करने की तैयारी है। नए आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने अपने पिता लेफ्टिनेंट जनरल के एम सेठ रिटायर्ड को सैल्यूट किया। उनके छोटे भाई रियर एडमिरल रविनीश सेठ ने भी उन्हें सैल्यूट किया। इस अवसर पर आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने कहा कि आज भारतीय सेना के 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभालना मेरे लिए गर्व और विनम्रता की बात है। आज भारतीय सेना के 31वें थल सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करना मेरे लिए गर्व और विनम्रता का क्षण है। ड्यूटी, ऑनर और नेशन फर्स्ट के आदर्शों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और भारतीय सेना का नेतृत्व करने का गौरव और उत्तरदायित्व सौंपा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप में आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया। एस्टेका स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मैक्सिको की ओर से क्विनोन्स ने 22वें और जिमेनेज ने 31वें मिनट में गोल किया। मैक्सिको ने पहले हाफ तक 2-0 की बढ़त बना ली थी। ये पहला मौका रहा जब मैक्सिको ने विश्व कप के किसी मैच में हाफ टाइम तक 2-0 की बढ़त हासिल की। मैक्सिको ने अब राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह बना ली है, जहां उसका सामना इंग्लैंड और कॉन्गो की मैच की विजेता के साथ होना है। और वहीं एम्बापे के 2 शानदार गोल की बदौलत फ्रांस ने विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल्स में स्थान बना लिया है। राउंड ऑफ 32 में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। स्टार स्ट्राइकर एम्बापे ने मुकाबले में 2 गोल दागे और विश्व कप नॉकआउट मुकाबलों में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। एम्बापे के नाम अब नॉकआउट चरण में 10 गोल हो चुके हैं। इसके साथ ही वो गोल्डन बूट की दौड़ में भी 6 गोल के साथ लियोनेल मेसी की बराबरी पर पहुंच गए। पहले हाफ के अतिरिक्त समय में एम्बाप्पे ने उस्मान डेम्बेले के शानदार पास पर गोल कर टीम को बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में ब्रैडली बारकोला ने फ्रांस की बढ़त दोगुनी की।
जबकि 74वें मिनट में एम्बाप्पे ने अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल दागकर जीत पर पक्की मुहर लगा दी। स्वीडन ने कुछ मौके जरूर बनाए, लेकिन फ्रांस के गोलकीपर माइक मेन्या और मजबूत डिफेंस के सामने बेअसर साबित हुए। अब फ्रांस का सामना अंतिम 16 में पराग्वे से होगा। पराग्वे ने पिछले दौर में जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में फ्रांस की नजरें अब क्वार्टर फाइनल्स का टिकट हासिल करने पर होंगी। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालांड के आखिरी मिनटों में किए गए निर्णायक गोल की बदौलत नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बना ली है। डैलस में खेले गए मुकाबले में नॉर्वे ने 39वें मिनट में एंटोनियो नूसा के शानदार गोल से बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में आइवरी कोस्ट के स्थानापन्न खिलाड़ी अमाद दियालो ने 74वें मिनट में बेहतरीन गोल किया और स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता हुआ मुकाबला दिलचस्प हो गया। 86वें मिनट में पैट्रिक बर्ग के पास पर हालांड ने नजदीक से गोल दागा और नॉर्वे को यादगार जीत दिला दी। हालांड का ये नॉर्वे के लिए लगातार 13वां प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले का गोल था। इस जीत के साथ नॉर्वे ने इतिहास रचते हुए विश्व कप नॉकआउट चरण में पहली बार जीत दर्ज की और अंतिम 16 में प्रवेश किया। लेकिन अब उसका सामना 5 बार की चैंपियन ब्राजील के साथ होना है। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में किलियन एम्बाप्पे का जादू एक बार फिर से सिर चढ़कर बोला। स्वीडन के खिलाफ 2 शानदार गोल दागे। फ्रांस के कप्तान ने न सिर्फ टीम को 3-0 की दमदार जीत दिलाई, बल्कि विश्व कप इतिहास के 2 बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। महज 27 वर्ष की उम्र में एम्बाप्पे अब विश्व कप नॉकआउट मुकाबले में सबसे सफल गोल स्कोरर और यूरोप के सबसे सर्वाधिक विश्व कप गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रिकॉर्ड मशीन एम्बाप्पे, एक ही रात में टूटे 2 विश्व रिकॉर्ड। फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में ऐसा जादू बिखेरा जिसने विश्व फुटबॉल के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। स्वीडन के खिलाफ 3-0 की शानदार जीत में एम्बाप्पे ने 2 गोल दागकर न सिर्फ फ्रांस को अंतिम 16 में पहुंचाया, बल्कि 2 बड़े रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए। 27 वर्षीय स्टार फॉरवर्ड ने 44वें मिनट में पहला गोल दागकर फ्रांस को बढ़त दिलाई और फिर 73वें मिनट में अपना दूसरा गोल कर मुकाबले पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया। ब्रैडली बारकोला के गोल ने जीत को और मजबूत बनाया, लेकिन सुर्खियां पूरी तरह एम्बाप्पे के नाम रही। एम्बाप्पे अब फीफा विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उनके नाम अब विश्व कप के नॉकआउट चरण में 10 गोल दर्ज हैं। उन्होंने ब्राजील के दिग्गज लियोनिदास और रोनाल्डो को पीछे छोड़ते हुए यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इससे पहले नॉकआउट चरण में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड 9 गोल के साथ संयुक्त रूप से दर्ज था। इसके साथ ही एम्बाप्पे ने विश्व कप इतिहास में यूरोप के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनने का गौरव भी हासिल किया। स्वीडन के खिलाफ 2 गोल के बाद उनके विश्व कप करियर में कुल 18 गोल हो गए हैं। उन्होंने जर्मनी के महान स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोजे के 16 गोल और गर्ड मुलर के 14 गोल को पीछे छोड़ दिया है। सबसे खास बात यह है कि एम्बाप्पे ने महज 27 साल की उम्र में ये मुकाम हासिल कर लिया है। उनकी रफ्तार को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले साल में वे विश्व कप के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गोल स्कोरर बनने की दौड़ में सबसे बड़े दावेदार हैं। फ्रांस की टीम शानदार लय में नजर आ रही है और कोच दिदिये डेशाम्स की अगुवाई में खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। वहीं एम्बाप्पे लगातार ये साबित कर रहे हैं कि बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी क्यों उन्हें आधुनिक फुटबॉल का सबसे घातक सितारा मानते हैं। अब फ्रांस का सामना अंतिम 16 में पैराग्वे से होगा, जहां एक बार फिर सबकी निगाहें एम्बाप्पे के जादू पर टिकी रहेंगी। अगर उनका यह सफर इसी अंदाज में जारी रहा तो फुटबॉल इतिहास की कई और किताबों में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज होना तय है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। हमारी सहयोगी सुचित्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं इस फीफा वर्ल्ड कप फीवर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए। सुचित्रा, बहुत धन्यवाद। किस तरह से खास होने जा रहा है ये वाला वर्ल्ड कप फीफा का, और कैसे ये पुराने वर्ल्ड कप से आप अलग पाती हैं?
जी बिल्कुल अजय, सबसे पहले अगर बात करें तो पुराने वर्ल्ड कप से इसी मामले में ही अलग हो जाता है ये विश्व कप की जो टीमों की संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है। इस बार हमने देखा कि किस तरह से 12 ग्रुप्स बनाए गए, 4-4 टीमों के। 48 टीमों ने पहली बार फुटबॉल विश्व कप में हिस्सा लिया, तो एक बड़ी उपलब्धि रही फीफा के लिए। और नॉकआउट स्टेज में भी हमने देखा है कि किस तरह से हर ग्रुप की जो 2 टॉप टीम है वो तो रही ही है, उसके अलावा तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 टीमों को भी नॉकआउट स्टेज में खेलने का मौका मिला है। वहीं जो 3 देश हैं वो पहली बार मिलकर फीफा विश्व कप की मेज़बानी कर रहे हैं, तो मेज़बानी के लिहाज से भी एक अलग जो अनुभव है वो देखने को मिल रहा है। 3 देशों में फुटबॉल विश्व कप के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर हम स्टार पावर की मुकाबलों की बात करें तो जो अपसेट्स है वो शुरुआत से ही इस विश्व कप में हमें देखने को मिले हैं, चाहे केप वर्डे का स्पेन को गोल रहित ड्रॉ पर रोकना रहा हो, या फिर जिस तरह से नीदरलैंड्स बाहर हुई है, जर्मनी जिस तरह से बाहर हुई है। जर्मनी ने, मैं कहूँ कि हमें 2 अपसेट ज़रूर दे दिए। इक्वाडोर ने पहले जब जर्मनी को हराया वो एक बड़ा अपसेट था, भले ही उस मैच का उतना महत्व नहीं था जर्मनी के लिए, लेकिन इक्वाडोर के लिए वो जो जीत थी वो बेहद अहम रही थी। और अब जिस तरह से जर्मनी हारकर बाहर हुई है पेनल्टी शूटआउट में, एक चौंकाने वाला परिणाम वो भी रहा। तो हमें अपसेट्स भी देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा मुकाबले भी देखने को मिल रहे हैं, और फिर पहली बार 3 अलग अलग देशों में हमें फीफा विश्व कप की मेज़बानी भी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नहीं बदलती हैं। पिछले विश्व कप में भी जो मुकाबला था वो मेसी और एम्बापे के बीच था, जो फाइनल था वो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच था, और इस बार का भी जो विश्व कप है लगातार हमें एक मुकाबला देखने को मिल रहा है मेसी और एम्बापे के बीच में। अगर हम आपसे समझना चाहें, आपने कहा कि 3 देशों में ये फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इस बार 3 वो बड़े नाम जिस पर सभी की निगाह है, और 3 वो बड़ी टीम्स जिससे सभी लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं। जी बिल्कुल, अगर 3 बड़ी टीमों की मैं बात करूं तो जिस तरह से मैंने कहा कि जो फ्रांस और अर्जेंटीना है वो लगातार विश्व कप की जीतने की दौड़ में सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। दोनों का प्रदर्शन शानदार है। वहीं जो स्पेन है, स्पेन भी शानदार प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। अब देखना होगा कि कौन सी टीम इनमें से उलटफेर का शिकार पहले होती है, कौन सी टीम फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहती है। वहीं अगर सितारों की बात करें तो एक तरफ अर्जेंटीना के लायनल मेसी हैं, फ्रांस के किलियन एम्बापे हैं, वहीं जो एक युवा सितारे हैं लामिन यमाल वो भी सुर्खियों में बने हुए हैं, सबकी नज़र है उन पर। वहीं अगर नॉर्वे के अर्लिंग हालांड की बात करें तो वो पहली बार विश्व कप में खेल रहे हैं। नॉर्वे के लिए भी एक नया ये अनुभव है, जिस तरह से अर्लिंग हालांड लगातार उनके लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्लब लेवल पर अर्लिंग हालांड काफ़ी कामयाब रहे हैं, लेकिन विश्व कप में वो कभी नहीं खेल पाए थे, तो यहाँ पर उन्हें मौका मिला है फुटबॉल विश्व कप में खेलने का, और अर्लिंग हालांड भी अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित कर रहे हैं। अजय, एम्बापे और मेसी तो आपने कहा कि लगातार फेवरेट्स की दौड़ में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। रोनाल्डो कहाँ नजर आ रहे हैं इस बार? पोर्टुगल की टीम का क्या रुख है इस बार? आज बिल्कुल रोनाल्डो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो एक बात अलग हो जाती है लायनल मेसी और एम्बापे के लिए और रोनाल्डो के लिए, वो ये है कि फ़ुटबॉल एक टीम गेम है, तो यहाँ पर एक टीम की तरह मिलकर खेलना ज़रूरी होता है। जब टीम का सहयोग आपको मिलता है तभी आपकी टीम आगे जा सकती है, तभी आपकी टीम बड़े टूर्नामेंट्स जीत सकती है। तो जो एक समर्थन हम कहें कि मेसी को अर्जेंटीना की टीम की तरफ से मिलता दिखाई दे रहा है, एम्बापे को फ्रांस की टीम की तरफ से मिलता दिखाई दे रहा है, रोनाल्डो को वैसा समर्थन टीम की तरफ से नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। तो यही कारण भी है कि रोनाल्डो के पास क्लब लेवल की हर बड़ी ट्रॉफी है, लेकिन विश्व कप की जो ट्रॉफी है अब तक उनके कैबिनेट में नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसे जीतने के लिए आपको एक मजबूत टीम चाहिए। रोनाल्डो सिर्फ गोल कर सकते हैं, गोल करने के मौके बना सकते हैं, लेकिन टीम को एक मजबूत डिफेंस भी चाहिए, और अगर रोनाल्डो गोल करने में सक्षम है तो उन्हें उनका साथ देने वाला, उन्हें असिस्ट करने वाला खिलाड़ी होना भी ज़रूरी है। जी अजय, तो मेरा अंतिम सवाल ये कि भले यूरोप में ये फीवर बहुत ही चरम पे दिखाई दे रहा हो, भारत के चश्मे से इस बार के फीफा वर्ल्ड कप को किस तरह से देखा जा रहा है? यहाँ के दर्शक का ज़्यादातर किस टीम की तरफ अपना रुझान करते हुए नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल अजय, मैं कह सकती हूँ कि जो अर्जेंटीना है वो भारत में भी काफ़ी लोकप्रिय है। मेसी के जो फैंस हैं उनकी कोई कमी नहीं है। अब आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, आपको
जर्सियाँ जो हैं वो नज़र आ जाएंगी अर्जेंटीना की टीम की। उसमें जो मेसी की जर्सी है वो सबसे पॉपुलर है। हालांकि क्लब लेवल फुटबॉल भारत के जो फुटबॉल फैंस हैं वो काफ़ी देखते हैं, काफ़ी फॉलो करते हैं, तो उसके चलते अर्लिंग हालांड के भी फैंस यहाँ पर हैं, एम्बापे के भी फैंस यहाँ पर हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों से जब आप बात करेंगे कि किस टीम को वो विश्व कप जीतते हुए देखना चाहेंगे और कौन उनका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर है, तो मैं कहूँगी कि उसमें अर्जेंटीना शीर्ष पर रहेगा और खिलाड़ियों में लायनल मेसी शीर्ष पर रहेंगे। तो धन्यवाद सुचरिता, बात करने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया। आप एंजॉय करते रहे फीफा वर्ल्ड कप को। और अगर आज के मुकाबले की बात करूं तो राउंड ऑफ 32 में आज इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। एटलांटा स्टेडियम में होने वाले इस मैच को इंग्लैंड को फेवरेट माना जा रहा है। कोच थॉमस टुकल के मार्गदर्शन में इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराया और ग्रुप L में शीर्ष स्थान हासिल किया था। उस मैच में गोल करने के साथ ही हैरी केन विश्व कप में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए थे। उस मैच से पहले घाना के साथ गोल रहित ड्रॉ ने इंग्लैंड के प्रशंसकों को निराश कर दिया था। उस मैच में इंग्लैंड की टीम लगभग 80% गेंद का नियंत्रण रखने के बावजूद भी एक भी गोल नहीं कर पाई। इंग्लैंड की टीम टुकल के कार्यकाल में अब तक 11 मुकाबलों में अविजित है। हालांकि कोच कांगो की टीम को हल्के में नहीं ले रहे। कांगो ने उज़्बेकिस्तान पर 3-1 की यादगार जीत दर्ज कर पहली बार विश्व कप के नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई है। ये 11वां मौका होगा जब कोई अफ्रीकी टीम नॉकआउट मैच में किसी पूर्व विजेता के साथ भिड़ेगी। मोरक्को एकमात्र अफ्रीकी देश है जिसने पूर्व चैंपियन स्पेन को 2012 में राउंड ऑफ 16 में मात दी थी। एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम और सेनेगल पहली बार एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बेल्जियम की टीम इस मैच में फेवरेट के तौर पर उतरेगी। बेल्जियम की टीम अब तक विश्व कप में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई है। उन्होंने ईरान और मिस्र के खिलाफ अपने शुरुआती 2 मैच ड्रॉ खेले थे। हालांकि न्यूजीलैंड को 5-1 से मात देकर उन्होंने वापसी जरूर की। वहीं सेनेगल की टीम भी पहले 2 मैच में संघर्ष करती नजर आई। वे फ्रांस और नॉर्वे से हार गए। हालांकि तीसरे मैच में उन्होंने इराक को 5-0 से मात दी। राउंड ऑफ 16 में इस मैच की विजेता का सामना अमेरिका और बोस्निया एंड हर्जेगोविना के बीच होने वाले मैच की विजेता के साथ होगा। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 3 दिनों की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। यह शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और सुदृढ़ीकरण करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला दौरा है। अपनी यात्रा के दौरान ताकाइची की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। दोनों नेताओं के द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इसके बाद समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जाएगा और संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की जाएगी। ताकाइची की यात्रा पिछले वर्ष अगस्त में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो यात्रा के बाद हो रही है। ये यात्रा भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दिखाती है। और आपको बताएं कि भारत वार्षिक तौर पर यानी सालाना सिर्फ 2 देशों के साथ शिखर सम्मेलन करता है, जापान और रूस। और ये मौका है जब पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में थे भारत जापान शिखर सम्मेलन के लिए, और इस बार जापान के प्रधानमंत्री नई दिल्ली पधार रही हैं। अब समझते हैं कि भारत और जापान शिखर सम्मेलन दोनों देशों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये समिट सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक है। जैसा हमने आपको बताया कि भारत और जापान का शिखर सम्मेलन यानी 2 सर्वोच्च नेता दोनों देशों के मिलते हैं द्विपक्षीय संबंधों को, और हर साल मिलते हैं, समीक्षा करते हैं और जो भी इश्यूज़ हैं उनको आयरन आउट करते हैं। इसमें भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री आपस में बातचीत करते हैं और भविष्य की योजनाएं बनाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका होता है। बहुत सारे वैश्विक मंचों पर ये दोनों नेता मिलते रहे हैं, लेकिन 1 to 1 यानी द्विपक्षीय जो वार्ता है उसका ये सबसे अच्छा मौका होता है। और भारत एक विश्वसनीय दोस्त के तौर पर जापान में प्रचलित है और बहुत ही भरोसेमंद साथी के रूप में देखा जाता है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि शिखर सम्मेलन भारत जापान दोस्ती को एक नई रफ्तार देगा। कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, खासतौर पर निवेश कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि बॉन्ड मार्केट की हालत ख़राब है।
जो पैसे पड़े हुए हैं जापान में उनके लिए रिटर्न नहीं मिल रहा है। ऐसे में भारत एक बड़ा मौका साबित हो सकता है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी होने की वजह से। सेमीकंडक्टर, एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इस पर तो बात होगी ही, क्योंकि पिछले वर्ष जो वार्ता हुई थी इन सभी पक्षों पर हुई थी और उसको बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। सप्लाई चेन मजबूत करने, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, दोनों देश कैसे तकनीक या फिर प्रोसेसिंग पर कैसे मिलकर के काम कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा हो सकती है। पिछले वर्ष ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई थी। इस बार भी जो एनर्जी ट्रांजिशन है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एनर्जी एक बड़ी बहस का मुद्दा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस का दौर लगातार जारी है, उस पर भी चर्चा होगी। और केवल द्विपक्षीय वार्ता का मौका नहीं होता, जब ये दोनों महाशक्तियाँ मिलती हैं तो बात होती है क्षेत्रीय स्थिरता की, बात होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, और किस तरह से पूरी दुनिया एक नए इकोसिस्टम की तरफ जा रही है, उसमें भारत और जापान कैसे भूमिका निभा सकते हैं एक स्थिर पूरा वैश्विक परिदृश्य प्रदान करने में। दोनों ही जब नेता जिम्मेदारी के साथ टेबल पर बैठेंगे तो द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक का इकोसिस्टम को भी जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका भी समाधान देने की पूरी कोशिश करते नजर आएंगे। भारत और जापान के बीच सदियों पुरानी गहरी दोस्ती है और ये सांस्कृतिक है, सभ्यतागत है। जिस तरह से आप देखें कि आध्यात्मिक जुड़ाव और स्वतंत्रता दोनों देशों के केंद्र में जो मूल भावना है दोनों देशों की, उस पर नजर आते हैं। साथ ही लोकतंत्र और कानून के और शासन के प्रति जो सम्मान है, कि जिस तरह से आप देखें चुनाव दोनों देशों में होते हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण होता है, वो कहीं शायद देखने को नहीं मिलता है। दोनों बड़े मजबूत लोकतंत्र हैं। द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो 2014 में रणनीतिक और वैश्विक संबंध हुए, साझेदारी का दर्जा मिला। 2027 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं और इसलिए ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये नींव डालेगा अगले वर्ष होने वाले उस आइकॉनिक इवेंट की, जो कि दोनों ही देशों के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है, जो कि कहा जा रहा है अभी 27 अरब डॉलर के है, वो उसमें कैसे लगातार हम आगे बढ़ते हुए नजर आएँ। जापान 5वां सबसे बड़ा निवेशक है, उसको कैसे और बेहतर किया जाए, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर कैसे लेके आया जाए। 2020 से लेकर के 26 तक 48 अरब डॉलर का निवेश जापान से आया है। साथ ही साथ सांस्कृतिक पक्ष की बात करें तो योग और बौद्ध धर्म, जो कि भारत से ही निकला हुआ है, वो अपनी जड़ें जापान में काफ़ी गहरी कर चुका है और ये संबंध और भी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद एक बार फिर से जुड़ने के लिए। क्या कुछ बड़े मुद्दे जिस पर इस बार निगाहें रहेंगे? पिछले वर्ष हमने देखा कि जो शिखर सम्मेलन टोक्यो में हुआ था उसमें तकनीक पर बात हुई, एआई पर बात हुई और आगे जाते हुए जो वैश्विक मुद्दे हैं, तो द्विपक्षीय और वैश्विक कौन से मुद्दे हैं जो दोनों देशों के सर्वोच्च जब नेता मिलेंगे तो बात कर सकते हैं कल? देखिए अजय जी, जब सबसे पहले बात करें अगर वैश्विक मुद्दे, तो भारत और जापान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। भारत और जापान दोनों एक रूप में कहें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव के लिए साथ साथ काम करते रहे हैं। उसके बाद जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति है, भारत और जापान दोनों जो है उस पर एक राय रखते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इंटरनेशनल वाटर है, उसको खुलना चाहिए। और दोनों देश जो हैं वो बातचीत को मान्यता देते हैं कि जो अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत है वो बातचीत जारी रहनी चाहिए और बातचीत से कोई मसला सुलझना चाहिए। रूस और यूक्रेन का मुद्दा है, इस पर जापान और भारत जो है वो भी चाहते हैं कि बातचीत से ये मामला जल्द से जल्द हल हो। लेकिन जो और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार जब शुरू किया उन्होंने, दूसरी बार जब राष्ट्रपति बने, तो उसके बाद भारत और जापान दोनों को अमेरिका की एक तरफा नीति से झटका लगा है और दोनों इस बात पर काफी सक्रिय हैं कि किस तरीके से भारत और जापान मिलकर उधर से होने वाले जो आर्थिक झटका है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं एक दूसरे के सहयोग के कारण। तो इस मामले में देखें कि आर्थिक सहयोग जो है वो बायलैटरल मैकेनिज्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा दोनों नेताओं के बीच में रहेगा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, देखिए कि जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक है, जो क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी को स्टोर करने के कैसे क्या तरीके हो सकते हैं जो भारत और जापान मिलकर कर सकते हैं। जापान ने अपने यहाँ एनर्जी को स्टोर करने का, खास करके जो सोलर एनर्जी है उसको स्टोर करने का तरीका बनाया है। वो तरीका भारत में भी कैसे हो सकता है भारत और जापान के सहयोग से, यह एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी है
रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। दूसरा जो है क्रिटिकल मिनरल्स का इलाका है। क्रिटिकल मिनरल्स में भारत को एक्सपर्टीज है, एक्सप्लोरेशन में, प्रोसेसिंग में। जापान के पास वो है। तो जापान के पास जो संसाधन है उसमें किस तरीके से भारत जो है वो उसे प्रोसेस कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, इसमें दोनों देशों की भागीदारी होगी। तो जो क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है उस सप्लाई चेन में एक डाइवर्सिफिकेशन होगा, उसका विकेंद्रीकरण होगा और किसी एक देश पर निर्भरता नहीं रहेगी। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो माइग्रेशन एंड मोबिलिटी है, जापान का जो पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है, मतलब वहाँ वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है और जापान को नौजवान लोग चाहिए जो वहाँ तरह तरह के कार्य बल में योगदान कर सके, वहाँ जो तरह तरह के कार्य में स्किल लेबर के रूप में योगदान कर सके, इंटेलेक्चुअल वर्क के रूप में योगदान कर सके, चिकित्सा में कर सके योगदान, नर्सिंग में कर सके। तो ये सारी चीज़ें जापान को ज़रूरत है। लेकिन जापान चाहता है कि एक सुनियोजित तरीके से, एक लीगल तरीके से ये माइग्रेशन हो। तो भारत के साथ यह भी एक बातचीत होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता में कि एक पहले से एग्रीमेंट है, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को कैसे लागू करना है चरणबद्ध तरीके से। और अभी 2 दिनों से भारत एक ह्यूमन रिसोर्स माइग्रेशन फोरम की स्थापना हुई, मोबिलिटी फोरम की, उस फोरम में जापान भाग ले रहा है। तो वहाँ से भी कुछ इनपुट आएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच जो कल जो शिखर वार्ता होगी उसमें विचार के लिए रखा जाएगा कि जो मोबिलिटी है कैसे उसको रेगुलेट किया जाए ताकि दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन रहे। तो एक कह सकते हैं कि द्विपक्षीय मसले पर और बहुपक्षीय मसले पर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत और जापान जो है एक दूसरे को विश्वस्त सहयोगी के रूप में देख रहे हैं और खास करके इंडो पैसिफिक में जो स्थिति बन सकती है उस इंडो पैसिफिक पर भी कैसे एक राय बना सकते हैं, कैसे जो ग्लोबल साउथ के देश है उन्हें सहयोग कर सकते हैं, ये सारे मसले पर चर्चा हो सकती है। तो अखिलेश जी, जिस तरह से आपने कहा कि दोनों ही देश वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और इंडो पैसिफिक का आपने जिक्र किया, तो अब हम समझना चाहते हैं आपसे कि क्वाड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फोरम है जिसमें दोनों ही एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर शामिल हैं, भारत अध्यक्षता करने वाला है क्वाड की, क्या ये कौन से मुद्दे हैं जो कि क्वाड में दोनों देश आगे लेकर के जाना चाहेंगे? देखिए, क्वाड के विदेश मंत्रियों की अभी बैठक हुई थी पिछले महीने दिल्ली में ही और अभी अगले महीने जुलाई में संभव है कि एक क्वाड की एक और बैठक हो। और देखिए, क्वाड जो एक समूह बनाया गया था वो खास तौर पे इंडो पैसिफिक में जो छोटे छोटे देश हैं उन देशों को एक इस तरीके का सहयोग प्रदान करना था ताकि उनकी निर्भरता जो है, खास करके चीन जिस तरीके से मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड के साथ जो विकासशील देश है उनके साथ संबंध बनाना चाहता है, तो उसके समानांतर एक व्यवस्था करनी थी। और उसके साथ साथ क्वाड में और विकास हुआ कि क्वाड जो है वो आपसी सहयोग को भी और बढ़ावा देने का एक मैकेनिज्म बन के उभरा है। तो कैसे इस क्वाड मैकेनिज्म को और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बदला जाए, क्योंकि देखिए पिछले 1 साल में डोनाल्ड ट्रंप को भी एक अनुभव हुआ और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने कर लिए, लड़ाइयां भी की, कॉन्फ्लिक्ट में गए, सत्ता परिवर्तन की कोशिशें की कई जगह, लेकिन यह उनको अब समझ में मुझे लगता है कि आने लगा है कि ये जो क्वाड बना है, इस क्वाड की जो विशिष्टता है कि सारे ये 4 देश हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चारों देश जो है वो काफी प्रगतिशील देश है। वो विकास के लिहाज से सोचते हैं, आतंकवाद के खिलाफ सोचते हैं, मोनोपोली के खिलाफ सोचते हैं और एक सप्लाई चेन रेजिलियंस जो कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन, इसके बारे में सोचते हैं। तो इस मामले में कह सकते हैं कि क्वाड के लिहाज से भी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, जापान की प्रधानमंत्री भाई आई हुई हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, वो भी क्वाड का सदस्य है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। तो ये सारे जो मुलाकात है उनकी G7 के मौके पर मुलाकात हुई। तो क्वाड जो है वो क्वाड किस तरीके से और आगे इस ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड में मजबूत हो, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ अगर हम लोग थोड़ा सा अनौपचारिक चर्चा कर पाए, जिस तरह से हमने देखा पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप और जापानीज प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, बड़े ही ऑकवर्ड जो स्थितियां हैं उनका सामना करना पड़ा जापान के प्रधानमंत्री को, बिल्कुल सहज नहीं थी जब अमेरिका यात्रा पर गई। इस तरह से आप देख रहे हैं क्या ये सब मुद्दे भी वैश्विक स्तर पर, क्या भारत और जापान और करीब आ रहे हैं? मतलब अगर सॉफ्टर साइड देखा जाए इस पूरे विजिट का तो क्या कुछ हो सकता है? हम लोग हार्ड साइड पर तो चर्चा कर चुके हैं।
देखिए, सॉफ्टवेयर साइड में निश्चित तौर पे जब कोई एक ऐसा आपका साथी जो कि साथ निभाने की बजाय आपका अपमान करने पे आता हो, तो निश्चित तौर पे अन्य जो साथी हैं उनके अंदर एक और ज़्यादा जोड़ने की तमन्ना होती है, जो शेष लोगों से साथी से देश हैं। तो यह अब मुझे लगता है कि जापान में भी ये रियलाइजेशन हुआ है, और जब से ये नई प्रधानमंत्री बनी है, इनको माना यह जाता है कि एक जो इस पूरे इलाके में जो चीन का दबदबा जमाने की कोशिश कर रहा है, उस प्रवृत्ति के वो खिलाफ हैं, और उस प्रवृत्ति के खिलाफ है। तो इसमें भारत के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका एक स्वाभाविक तौर पे एक साझा दृष्टिकोण बनता है। और जापान का भी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, ऑस्ट्रेलिया का भी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, और भारत इंडो पैसिफिक का एक सबसे महत्वपूर्ण देश है। तो इस मामले में सॉफ्टवेयर साइड जो है भारत और जापान के बीच में काफी अहम है। और खास करके देखेंगे कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, चाहे हमारे जितने पुल बने हैं उन सारे पुलों में, अधिकांश पुलों में जो है ब्रिजेज में जापान का योगदान रहा है, मेट्रो में जापान का योगदान रहा है, अभी जो हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन बनेगा उसमें भी जापान का योगदान है। तो सॉफ्टवेयर साइड भारत और जापान का काफी महत्वपूर्ण है, और निश्चित तौर पे ये जो विजिट है उस सॉफ्टवेयर साइड को भी और मजबूत करेगा। अखिलेश जी, बहुत धन्यवाद। मुझे याद आता है पिछले वर्ष जब जापान शिखर सम्मेलन था, मुझे मौका मिला था वहाँ पर, और जो हाई स्पीड, जो सेमी हाई स्पीड का एक तरह से लुत्फ भी उठाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसी स्पीड से दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ होगा। और एक बात होता है कि द्विपक्षीय वार्ता जो ये होने जा रही है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। ये दोनों महाशक्तियाँ एक बार फिर से मिलने के लिए तैयार हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और इस वक्त अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर बहुत ही सकारात्मक है और बहुत ही खुशी की खबर है। और खबर यह है कि जीएसटी जो संग्रह है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। 13.9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जून महीने की अगर बात करें, आंकड़े जारी हो चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक करीब 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली है जून महीने में, 13.9 टू बी स्पेसिफिक। और अगर हम देखें तो साल दर साल ये जो इस महीने में बढ़ोतरी हुई है वो है 1,94,812 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह रहा है। जबरदस्त संग्रह, करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास। मुझे याद आता है कि आज ही के दिन जब 2017 में ऐतिहासिक जीएसटी की शुरुआत हुई थी तो पूरे साल में 95 से 97,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन होता था। आज वहां से लेकर के हर महीने 2 लाख करोड़ रुपए का संग्रह करीब औसतन ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज हुई है। दोगुने से भी ज्यादा वृद्धि 2017 से लेकर के 2026 के बीच में आपको स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है केवल 9 वर्षों में। अगर आप जीएसटी कलेक्शन के अलावा जीएसटी बेस की बात करें, यानी कितने लोग जीएसटी के दायरे में आते हैं, जीएसटी से पहले करीब आपको जो संख्या थी, मुझे अगर एग्जैक्ट में ध्यान कर पा रहा हूं तो 65,000 70,000 के करीब हुआ करते थे, वो बढ़कर के 1.5 लाख यानी दोगुना करीब हो गए हैं। तो टैक्स बेस भी बढ़ा, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा, और जीएसटी रिफॉर्म जो नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स किए गए जिसमें अब केवल जीएसटी की 2 दरें हैं, सिंप्लीफिकेशन की वजह से कर संग्रह लगातार मजबूत हो रहा है। तो वन नेशन वन टैक्स का जो सपना है वो आज 9 वर्ष बाद एक बार फिर से, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस पूरे मुहिम को, जिसे हम कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म, वो अब आंकड़ों में दिखता है। 14% की जबरदस्त बढ़ोतरी, 7-8% से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बीच में दोगुनी करीब वृद्धि, 14% की वृद्धि जीएसटी ये दिखाती है कि जो उत्पादन है, औद्योगिक उत्पादन, जो सर्विसेज हैं, उनका कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ रहा है। जीएसटी के आंकड़े एक मजबूत फंडामेंटल्स को स्पष्ट तौर पर दिखाते हुए। और जीएसटी का ये खबर केवल केंद्र के लिए नहीं बल्कि राज्य सरकारों के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन खबर है, क्योंकि उनको एसजीएसटी के जरिए तो उनका अपना शेयर मिलता है, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है उसमें भी हिस्सा केंद्र की तरफ से राज्यों को दिया जाता है। और इसलिए राज्यों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि जीएसटी संग्रह, कुछ राज्य बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ थोड़े से पीछे हैं, तो वहां भी शायद बैकअप करने की जरूरत होगी। लेकिन वन नेशन वन टैक्स के सपने को साकार करते हुए 9 साल पहले जो जीएसटी की शुरुआत हुई थी, उससे कारोबार करना आसान हुआ, देश में निवेश का बेहतर माहौल बना,
साथ ही साथ सरकार ने समय समय पर जीएसटी में जरूरी सुधार किए। आखिर क्यों रही जीएसटी की बीते 9 वर्षों की यात्रा इतनी खास, आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। स्वतंत्रता के बाद भारत में हुए सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी को 9 साल पूरे हो चुके हैं। 1 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी के लागू होने से वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ था। जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की, हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। जीएसटी की वजह से बीते 9 वर्षों में देश की कर व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। जीएसटी ने कई तरह के अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत कर एक राष्ट्र एक कर की व्यवस्था लागू की। इससे कारोबार करना आसान हुआ, कर प्रणाली अधिक पारदर्शी बनी और देश एक साझा बाजार के रूप में और अधिक मजबूत हुआ। जीएसटी लागू होने से पहले उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट और केंद्रीय बिक्री कर जैसे कई अलग अलग टैक्स लागू होते थे। इससे कारोबारियों और उपभोक्ताओं दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जीएसटी ने इन सभी को एक व्यवस्था में समेटते हुए कर पर कर लगाने यानी टैक्स कैस्केडिंग की समस्या को खत्म किया। वहीं पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से अनुपालन भी आसान हुआ। जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र और राज्यों के टैक्स कलेक्शन ने भी लगातार नए रिकॉर्ड छुए। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल जीएसटी संग्रह 14,83,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बड़ी छलांग लगाते हुए 18 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसटी कलेक्शन ने 20 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 9.4% बढ़कर रिकॉर्ड 22,08,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जीएसटी के 9 वर्षों में सरकार ने इसे और सरल तथा जनहितकारी बनाने के लिए लगातार कदम उठाए हैं। 2025 में जीएसटी में एक और बड़ा सुधार करते हुए सरकार ने जीएसटी 2.0 लागू किया। इसके तहत पहले लागू होने वाले 4 टैक्स स्लैब्स को कम कर 5% और 18% के केवल 2 स्लैब्स बचे। इसके अलावा लग्जरी वस्तुओं और सेवाओं के लिए अलग व्यवस्था का विकल्प रखा गया। इससे कर व्यवस्था और आसान हो गई। साथ ही इस दौरान त्योहारी सीजन से पहले देशवासियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी बचत उत्सव चलाया। इसमें रोजमर्रा की कई जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें कम की गईं। इस दौरान शिक्षा से जुड़ी कुछ जरूरी सामग्री को जीएसटी मुक्त कर दिया गया, जबकि जिम और फिटनेस सेंटरों, छोटी कारों और दोपहिया वाहनों, सीमेंट और कई दवाओं पर टैक्स की दरें घटाई गईं। इन बदलावों से लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा तो बचा ही, साथ ही व्यवसायियों की बिक्री में भी भारी वृद्धि देखने को मिली। सरकार की सुधारों के लिए इसी प्रतिबद्धता के चलते देश निवेश का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जिससे देशवासियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लगातार नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उधर अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं। ये बात खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। शिवराज सिंह चौहान कल से अरुणाचल के दौरे पर हैं। आज की तस्वीरें भी आ गई हैं, जहां वो भारी बारिश से जो संकट पैदा हुआ है, हालात का जायजा लेते हुए नजर आए। वे प्रभावित इलाकों में लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। कल उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ इन हालातों से निपटने के तरीकों पर चर्चा की और प्रभावित लोगों से बात की। साथ ही कहा कि हालात बहुत गंभीर हैं, संकट बड़ा है, चुनौती भी मामूली नहीं है और अब यहाँ के हालात के बारे में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए एक रिपोर्ट भी सौंपेंगे। मंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके और कैसे अधिकतम मदद की जाए, सहयोग किया जाए अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का, वो प्रयास किया जाएगा। प्रदेश सरकार भी सक्षमता से खांडू जी के नेतृत्व में यहाँ संकट है, लोगों की आंखों में आंसू है,
लेकिन इस संकट के पार निकाल के ले जाएंगे। यहाँ की व्यवस्थाओं को रिस्टोर करना है, उसमें भारत सरकार क्या क्या सहयोग कर सकती है वो देखेंगे। उधर वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत के ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भारतीय सेना ने मलबे में फंसी 79 वर्षीय बुजुर्ग महिला को सुरक्षित बाहर निकालकर उनका इलाज शुरू किया है। महिला एक ढही हुई इमारत के मलबे में फंसी हुई थी। उनके पैर में फ्रैक्चर था और वो पहले से पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज से पीड़ित थी। समय पर इलाज नहीं मिलने से उनके पैर में गंभीर आर्टेरियल अल्सर हो गया था और उन्हें असहनीय दर्द का सामना करना पड़ रहा था। और वेनेजुएला की राजधानी काराकस में मेट्रो सेवा पूरी तरह से बहाल कर दी गई है। यात्रियों के लिए अब काराकस मेट्रो नेटवर्क सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। भूकंप से खासतौर पर ला गुआइरा और काराकस इलाकों में व्यापक नुकसान हुआ। भूकंप के बाद काराकस मेट्रो ने 28 जून को अपनी सेवाएं सामान्य कर दी थीं, लेकिन अगले ही दिन 29 जून को आए 5.2 तीव्रता की आफ्टर शॉक की वजह से सुरक्षा कारणों से परिचालन को रोकना पड़ा, लेकिन अब हालात सामान्य हो रहे हैं। वेनेजुएला में पिछले हफ्ते आए 2 विनाशकारी भूकंप के बाद संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP ने राहत कार्यों के लिए $5 करोड़ की आपात सहायता की अपील की है। संगठन का कहना है कि अगले 3 महीनों में 5 लाख लोगों को खाद्य सहायता की जरूरत होगी। वेनेजुएला में WFP की प्रतिनिधि स्टेफनी होक्स्टेरर के मुताबिक मौजूदा बजट इस बड़ी आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब तक ला गुआइरा में 1200 लोगों को 1 महीने का राशन दिया जा चुका है और अस्थायी फीडिंग सेंटर्स भी स्थापित किए गए हैं। कतर के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जसीम अल थानी ने अमेरिकी विदेश दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर के साथ मुलाकात की। बैठक का मुख्य केंद्र अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय MOU उसके तहत चल रही वार्ता और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना था। बैठक में लेबनान में लागू संघर्ष विराम की स्थिति पर भी विचार किया गया। दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम को बनाए रखने तथा लेबनान की एकता, संप्रभुता और स्थिरता को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कतर ने एक बार फिर से मध्यस्थ की अपनी भूमिका दोहराते हुए कहा है कि वो सभी पक्षों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने और स्थायी समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जबकि अमेरिकी दूतों ने इस प्रक्रिया में कतर की भूमिका की सराहना की। वहीं ईरान के सांसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि ईरान के परमाणु अधिकार और उसके रेड लाइन पर कोई समझौता नहीं होगा। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल की अर्थव्यवस्था अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे अमेरिकी वित्तीय मदद की आवश्यकता नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि मैं अमेरिकी सहायता बंद करना चाहता हूं, यह वेलफेयर की तरह है और मैं इसे नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि अमेरिका से मिलने वाली सहायता अब इजराइल की GDP का बहुत छोटा हिस्सा है और देश इसे स्वयं वहन करने में सक्षम है। उन्होंने इस प्रक्रिया को इसी वर्ष शुरू करने की इच्छा जताई। सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इजरायली सेना केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर सक्रिय कार्रवाई जारी रखेगी। डिजिटल इंडिया एक ऐसा अभियान जिसने तकनीक को आम आदमी तक पहुंचाया और देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की नई पहचान दी। इंटरनेट से लेकर के ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक, डिजिटल भुगतान से लेकर डिजिटल स्वास्थ्य और शिक्षा तक, डिजिटल इंडिया ने भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार दी है। देखिए कैसे 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने भारत की तस्वीर बदल के रख दी है। साल 2015 जब सरकारी सेवाओं के लिए लंबी कतारें, परेशान कर देने वाली कागजी प्रक्रियाएं और सीमित डिजिटल पहुंच देश के सामने बड़ी चुनौती थी। ऐसे दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को देश के सामने रखा डिजिटल इंडिया का विजन। इस पहल के जरिए सरकार ने तकनीक को आम आदमी के हाथों तक पहुंचाने का संकल्प लिया और देखते ही देखते 1 दशक में भारत ने डिजिटल बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देने लगी। एक क्लिक पर मिलने वाली सुविधाओं से लेकर दुनिया को चौंकाने वाले डिजिटल पेमेंट सिस्टम तक आज नए भारत की पहचान बन चुका है डिजिटल इंडिया अभियान। डिजिटल इंडिया अभियान ने 11 वर्षों में देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार किया है। इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 2014 में 25 करोड़ से बढ़कर 2026 में 102 करोड़ हो गई है।
भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन 2014 में 6.1 करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2025 में 99.56 करोड़ हो गए हैं। 5G सेवाएं 99.9% जिलों तक पहुंची। ऑप्टिकल फाइबर कवरेज 42 लाख रूट किलोमीटर से अधिक है। डेटा लागत 269 रुपए प्रति जीबी से घटकर 8-10 रुपए प्रति जीबी हुई। मोबाइल कनेक्टिविटी 6,35,000 गांवों तक पहुंची। डिजिटल इंडिया के तहत कई ऐसी सेवाएं शुरू हुई जिन्होंने नागरिकों के जीवन को आसान बनाया। डिजी लॉकर ने दस्तावेजों को डिजिटल रूम में सुरक्षित रखने की सुविधा दी। उमंग ऐप ने हजारों सरकारी सेवाओं को एक मंच पर ला दिया। वहीं डीबीटी के जरिए सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचने लगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और फर्जीवाड़े पर रोक लगी। आज छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कारोबारी तक डिजिटल लेन देन को अपना चुके हैं। भारत के यूपीआई पेमेंट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यूपीआई लेन देन में 10 वर्षों में लगभग 12,000 गुना वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2025-26 में 314 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ। जन धन खातों की संख्या 58 करोड़ से अधिक है, जबकि जून 2026 तक जमा राशि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। डिजिटल इंडिया ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव लाया। इस संजीवनी के जरिए लोग घर बैठे डॉक्टरों से परामर्श ले रहे हैं। आभा हेल्थ आईडी ने मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल रूप दिया है। वहीं दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म से छात्रों और शिक्षकों को नई डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि डिजिटल इंडिया ने नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। साइबर धोखाधड़ी, डेटा सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता की कमी और डिजिटल असमानता जैसी समस्याओं पर लगातार काम करने की जरूरत है। सरकार साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। डिजिटल इंडिया सिर्फ सरकारी पहल नहीं है, बल्कि नए भारत की नई पहचान बन चुकी है। पिछले 11 वर्षों में इस अभियान ने शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और व्यापार के तरीकों को बदल दिया है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में डिजिटल इंडिया देश की सबसे महत्वपूर्ण ताकतों में से एक बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो डिजिटल इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था का करीब 20% यानी $1 ट्रिलियन उसकी ओर लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलहाल इस समाचार बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।